नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की विज्ञान, जिसमें हम चौथा चैप्टर अध्याय 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसमें हमने कार्बन के बारे में, भौतिक गुणधर्म व इनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। फिर उसके बाद उसके बनने वाले यौगिकों के बारे में जान लिया था। और पिछली क्लास में हमने कार्बन यौगिकों के नामकरण की प्रक्रिया व इनमें प्रकार्यात्मक समूह हो तो इनमें इनका नामकरण किस प्रकार से करेंगे, इन सब के बारे में देख लिया था। अब आज का अपना नया टॉपिक आता है, इसी में कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। आखिर कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, मतलब यह किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो उसी में हमारी पहली अभिक्रिया आती है दहन। दहन का सीधा सा मतलब होता है कोई भी वस्तु का जलना, कोई भी पदार्थ यौगिक का जलना। इतना हम सब जानते हैं कि जलने को ही दहन बोलते हैं। और यह किसकी उपस्थिति में जलता है? कोई भी पदार्थ हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। मतलब जलने के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यह बात याद रखना। तो देखते हैं, दहन यौगिकों के वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देने की प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। मतलब कार्बन यौगिक किसकी, वायु की उपस्थिति में जलेंगे और हमेशा यह जल तो देंगे, उत्पाद जल देंगे और दूसरा उत्पाद हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। इसी को हम दहन की प्रक्रिया या दहन कहा जाता है। तो परिभाषा तो हो गई। फिर इसके उदाहरण देख लेते हैं। कार्बन, अगर हम सीधे से कार्बन को भी जलाएंगे वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यह एक तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या है यह? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करेगा, देगा और भरपूर मात्रा में हमारे पास में ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन होगा। बहुत मात्रा में ऊष्मा भी निकलेगी और प्रकाश भी निकलेगा। हम जानते भी हैं किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो उससे ऊष्मा, हीट महसूस होती है और प्रकाश, उजाला भी होता है। तो यह कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने का उदाहरण था। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। उसी प्रकार CH4 क्या है हमारे पास में, इसका नामकरण भी मैंने सिखा दिया था आपको, करो देखे। इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो मीथ। और इसका संरचना बनाओगे तो सिंगल आबंध, एकल आबंध ही मौजूद है। तो यह हमारे पास में मीथेन हो गई, मीथेन गैस। जब इसको हम वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो इसका उत्पाद हमारे पास में CO2 का निर्माण होगा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। और फिर इसके बाद में जल, दूसरा उत्पाद जल बनेगा, इतना तो याद रखना है। और ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश का भी उत्सर्जन होगा, हमें महसूस भी होते हैं। मीथेन गैस एक प्रकार की ज्वलनशील गैस ही होती है और बहुत अच्छी से जलती है, मतलब प्रदूषण रहित होती है, बहुत कम प्रदूषण करती है। अगला उदाहरण आता है हमारे पास में CH3 CH2OH। अब आप देखो इसका नामकरण किस प्रकार से करोगे। सबसे पहले देखो इसमें कार्बन की संख्या, एक कार्बन आ गया हमारे पास में, एक और दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या, कौन सा शब्द लेंगे? एथ ले लिया। और इसमें सिंगल आबंध उपस्थित हो, बनाओगे ना संरचना, आपको दिख भी जाएगा। और यह कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? OH कौन सा होता है? मैंने बताया था, यह होता है एल्कोहल। तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल को जब हम जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, तो इसमें हमारे पास में कौन कौन से उत्पाद बनेंगे? इसमें हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा और दूसरा जल का निर्माण होगा। और
भरपूर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होगा। इथेनॉल भी एक प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और बहुत अच्छा ज्वलनशील पदार्थ है। यह भी प्रदूषण रहित होता है, बहुत कम मात्रा में प्रदूषण करता है, धुआं भी नहीं देता है। देखते हैं आगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल आबंध उपस्थित हो, एकल बंध उपस्थित हो, इनको बोल देंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से स्वच्छ ज्वाला निकलती है। इनको जलाएंगे तो हमारे पास में एकदम स्वच्छ ज्वाला निकलती है, क्योंकि उनका पूरा दहन हो जाता है और यह पूरी तरह से जल जाते हैं, इनका पूरा दहन हो जाता है। जबकि जब हम असंतृप्त कार्बन यौगिकों से अत्यधिक काले धुएं वाले पीली ज्वाला निकलेगी। जबकि असंतृप्त कार्बन पूरी तरह से नहीं जल पाएंगे, यह जलेंगे तो काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी, क्योंकि इनका पूरा दहन नहीं हो पाता है। अब इनमें आप अच्छे से भी अंतर कर सकते हो। हम घरों में देखते हैं कि बहुत से पदार्थ होते हैं वो जलाते वक्त धुआं देते हैं, तो वह प्रदूषण भी कर रहे हैं और अच्छे से जल भी नहीं पा रहे हैं। तो उनमें हमें भी यह भी पता चल जाएगा, उनमें असंतृप्त कार्बन यौगिक उपस्थित होते हैं। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलाने में हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यह पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते हैं, धुएं से प्रदूषण भी होता है। तो ये थी दहन की प्रक्रिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखते हैं। अगली अभिक्रिया आती है हमारे पास में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन किस प्रकार से जुड़ता है। उसके पहले ऑक्सीकारक जान लेते हैं। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। हमारे पास में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, मतलब दूसरों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, दूसरों को ऑक्सीजन दे देते हैं। जिनमें कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऐसे पदार्थों को हम ऑक्सीकारक कहा जाता है, कहते हैं। जिसके उदाहरण आ गया हमारे पास में क्षारीय KMnO4, इसका क्या नाम देंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट हमारे पास में एक प्रकार का ऑक्सीकारक है और यह दूसरों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण K2Cr2O7, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी कौन सा, अम्लीयकृत, मतलब जो अम्लीय प्रवृत्ति में हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट। यह हमारे ऑक्सीकारक का उदाहरण आ गया। तो देखते हैं, हम जानते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यौगिक द्वारा ऑक्सीजन का संयोग होता है और एवं हाइड्रोजन पृथक हो जाती है। मतलब सीधी सी बात है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो जाएगी, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। और यह किस रूप में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की कमी। सीधी सी बात है, कोई ना कोई जुड़ेगा तो किसी ना किसी की तो कमी होगी। ऑक्सीजन को जोड़ना हमारे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर आ जाता है और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। इसी को हम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनने में ऑक्सीजन का संयोग होता है। उदाहरण भी दे रखा है हमारे पास में, एथेनॉल से एथेनोइक। यह क्या है हमारे पास में, एथेनॉल। इससे क्या बनाएंगे हम, एथेनोइक अम्ल। तो करवाओ अभिक्रिया। उसके पहले ये क्या है हमारे पास में, ऑक्सीकारक डाल दिए, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। और फिर यहाँ पर क्या देखा हमने, CH3 CH2OH थे, तो यहाँ पर हमारे पास में एक ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। और यह किसमें कौन सा समूह होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप समूह होता है। तो इसका नाम भी एथेनोइक अम्ल हो गया। एथेन एक कार्बन है और ओइक
मैंने बताया था अनुलग्न लगेगा एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का निर्माण किस अभिक्रिया से होता है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से और एथेनॉल से। इसमें हमने ऑक्सीकारक का इस्तेमाल किया। तो ये थी हमारे पास में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। मैंने लिख भी दिया, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। तो इनमें परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ऑक्सीकारक पदार्थों के उदाहरण भी याद रखने हैं। और यह भी कौन से? क्षारीय। क्षारीय तो KMnO4 होता है और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। तो ये थी ऑक्सीकारक की अभिक्रिया। आगे देखते हैं। अगली अभिक्रिया आती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। मतलब संयोजन, योग हो रहा है इसमें, इसी का दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। तो जानते हैं संयोजन अभिक्रिया, असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनानी। मतलब असंतृप्त ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें डबल, द्वि या ट्रिपल बंध उपस्थित हो, 2 या 3 बंध उपस्थित हो, उसे तो क्या बोलते हैं हम? असंतृप्त यौगिक को संतृप्त यौगिक। इसमें एकल बंध उपस्थित होता है, एकल बंध उपस्थित होता है, उसे क्या बोल देते हैं? हमने पढ़ा भी था, संतृप्त यौगिक। तो मतलब असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक में बदला जा रहा है। बनाने के लिए परमाणु या परमाणुओं के समूह को असंतृप्त यौगिकों में जोड़ा जाता है। मतलब क्या कर रहा है? असंतृप्त से संतृप्त बनाने हेतु परमाणु, या तो एक परमाणु को या परमाणुओं के समूह को असंतृप्त यौगिकों में जोड़ा जाता है। इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। इस अभिक्रिया का उपयोग सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक, निकेल यहाँ पर हमारे पास में निकल क्या आया? उत्प्रेरक के रूप में आया। और एक और एग्जाम्पल लो तो आपकी बुक में भी दे रखा है पैलेडियम। पैलेडियम तो निकल और पैलेडियम हमारे पास में उत्प्रेरक के रूप में आ गए। उत्प्रेरक से वनस्पति तेलों के वनस्पतिकरण, मतलब वनस्पति तेलों से वनस्पतिकरण के माध्यम से, जैसे वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। तो वनस्पति घी के निर्माण में हमारे पास में कौन सी अभिक्रिया आ जाती है? संयोजन की अभिक्रिया। वैसे ही एक और शब्द आता है हमारे पास में, जो हमने निकल और पैलेडियम पढ़े, ये हमें उत्प्रेरक के काम आते हैं। तो उत्प्रेरक के बारे में जान लेते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो बिना अभिक्रिया को प्रभावित किए अभिक्रिया दर को बढ़ा देते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को तो प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन उसकी दर, उसकी अभिक्रिया करने की दर को बढ़ा देते हैं। मतलब जितनी जल्दी ज्यादा जल्दी अभिक्रिया करवा देते हैं, दर या ज्यादा जल्दी अभिक्रिया करवा देते हैं। उन्हीं पदार्थों को हम उत्प्रेरक के रूप में जानते हैं। इसके उदाहरण भी, एक तो पैलेडियम और एक निकल। तो ये उदाहरण है इसके। जैसे यह अभिक्रिया होती है, मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है, वनस्पतिकरण की अभिक्रिया। इसमें क्या हो गया? यह हमारे पास में कौन सा यौगिक दे रखा है? इसमें देखो कितने बंध उपस्थित है, तो हम देखेंगे द्विबंध उपस्थित है, वही द्विबंध। तो इसे क्या बोल देंगे हम? असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त। तो जैसे ही हम इसकी अभिक्रिया, इसमें निकल उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया है और हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया के रूप में लिए, तो हमारे पास में जो उत्पाद बना वह है तो सेम ऐसे, लेकिन उसका बंध अलग हो गया और वहां पर हाइड्रोजन गैस जुड़ गई। दोनों जगह दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन गैस जुड़ गई और इसका बंध यहाँ द्विता जो एक में एकल में बदल गया, एकल बंध में बदल गया। मतलब असंतृप्त कार्बन यौगिक से हमारे पास में संतृप्त में आ गए। तो कुछ इस प्रकार की इस अभिक्रिया को हम वनस्पतिकरण की अभिक्रिया भी बोल देते हैं।
और इसका उपयोग हमारे पास में वनस्पति तेलों का वनस्पतिकरण घी बनाने में, मतलब तेल से घी बनाने में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये भी याद रखना कहाँ पर उपयोग होता है, तेल से घी बनाने में। आपके एक और बिंदु दे रखा है कि हमें खाने में क्या खाना चाहिए, वनस्पति तेल खाना चाहिए कि वनस्पति घी। वनस्पति घी हम देखेंगे कि वनस्पति तेल हमारे पास में असंतृप्त कार्बन यौगिक है, असंतृप्त है। इनमें यहां देख भी लो कि द्वि या तीन द्विबंध उपस्थित होते हैं, और इनमें वनस्पति घी संतृप्त कार्बन यौगिक है, संतृप्त कार्बन यौगिक है। तो हमें ज्यादातर खाना खाने के लिए असंतृप्त कार्बन यौगिक का वनस्पति तेल का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर को कम नुकसान पहुंचाते हैं वनस्पति घी की अपेक्षा। तो ये थी हमारे पास में पूरी संयोजन की अभिक्रिया। आगे और देखते हैं। अगली अभिक्रिया आती है हमारे पास में प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। मतलब हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में भी पढ़ लिया था, देख लिया था आखिर किसे कहते हैं प्रतिस्थापन। तो इसमें हमारे पास में जो अभिकर्म उत्पाद बनेंगे वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से बनेंगे। मतलब इन अभिक्रिया में प्रतिस्थापन होगा, एक मतलब प्रतिस्थापन होगा। तो देखते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिक्रिय होते हैं। अनभिक्रिय मतलब कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील या क्रियाशील होते ही नहीं है बहुत सारे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिक्रिय कम क्रियाशील होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। और जो भी हमारे पास में अधिकांश अभिकर्मक होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनकी उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। लेकिन हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया करते हैं और क्या करते हैं, अति तीव्र अभिक्रिया करते हैं और क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। मतलब जो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन दिया हुआ रहता है उनमें क्लोरीन का संकलन मतलब जुड़ना, क्लोरीन गैस उनमें जुड़ जाती है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है और धीरे धीरे एक एक करके जितने भी हमारे पास में हाइड्रोजन के परमाणु दिए हुए थे उनका स्थान ले लेती है और उनको प्रतिस्थापित कर देती है, उनको हटा देती है और स्वयं उनकी जगह जुड़ जाती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और इसी को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान ले लेते हैं। उदाहरण भी दे रखा है, इसमें हमने ले रखा है, यह क्या है हमारे पास में मीथेन गैस। मीथेन गैस जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करेगी और किसकी उपस्थिति में, इसमें हमारे पास में सबसे महत्वपूर्ण आता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो हमारे पास में यहाँ पर हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा और उसकी जगह क्लोरीन का जुड़ाव हो जाएगा। दे भी रखा है CH3Cl, मतलब एक हाइड्रोजन निकल गया और वहां पर क्लोरीन जुड़ गया। उसी प्रकार अगर इसी अभिक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ ले लो, यह क्या CH3Cl और इसमें क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाएंगे और वह भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश। तो हमारे पास में क्या उत्पाद बनेगा, CH2Cl2 और अगला HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होगा। वैसे ही यहाँ पर वापस यह हाइड्रोजन हट गया और क्लोरीन जुड़ गया। वैसे ही अगली और अभिक्रिया करवाएंगे, CH2Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होगी और क्लोरीन गैस की। तो वापस जो उत्पाद बनेगा CHCl3 और HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह अभिक्रिया चलती जाएगी। वापस इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो
सी और हाइड्रोजन एक भी नहीं रहेगा, CCl4 और HCl। तो यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन की अभिक्रिया हुई हमारे पास में। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जान गए। आगे और देखते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारे पास में कोयला एवं पेट्रोलियम का निर्माण। मतलब हम जो कोयला और पेट्रोलियम देखते हैं, हमारे काम भी आता है ईंधन के रूप में। आखिर इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? इनका निर्माण कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जीव मात्रा से हुआ है। मतलब जो जीव हमारी पृथ्वी पर लाखों वर्ष पहले मौजूद थे, उनसे हुआ है, जो विभिन्न जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, जो हमारी पृथ्वी पर लाखों वर्ष पहले मौजूद थे, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। जो फर्न भी एक प्रकार का पौधा ही होता है जो समुद्र में पाया जाता है। फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। संभवतः यह भूकंप होगी, प्राकृतिक आपदा, भूकंप अथवा अन्य ज्वालामुखी फटने के कारण यह धरती में परतों के नीचे दब गए थे। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, यह अन्य धरती में परतों के नीचे दब गए थे तथा ये धीरे धीरे से मतलब अपघटित होकर, नष्ट होकर, अपघटित से होकर यह कोयला बन गए। और यह कोयला बन गए मतलब धीरे लाखों वर्ष पहले तो यह मौजूद थे, फिर प्राकृतिक आपदाएं आई, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गए, और धीरे धीरे फिर यह पृथ्वी के दर बदर पृथ्वी की परतों के नीचे दब गए और इनसे कोयले में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार से हमारे पास में कोयला बना। फिर तेल तथा गैस, लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधे, तो तेल ये तो पौधों से ही हुआ, लेकिन पृथ्वी के नीचे दबने के कारण। और तेल तथा गैस का निर्माण समुद्री पौधों से, छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष है। तेल तथा गैस छोटे समुद्री पौधे और जीवों का अवशेष है। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए, और जब वह मृत हुए तो उनका शरीर समुद्र तल में डूब गया तथा गाद में ढक गया। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण, और फिर वह जैसे गाद में ढके, उन पर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया ने उनको खाने लग गए, और विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया उनको खाने लग गए, और उनका पूरी तरीके से अपघटन हो गया मतलब उनका पूरी तरीके से नष्ट हो गए बैक्टीरिया के आक्रमण से। और वहां पर प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। इसी प्रकार प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ, और इसी तेल तथा गैस का हम आज के समय में हमारे जितने भी व्हीकल, गाड़ियां रहती है, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो यह हमारे पास में पेट्रोलियम और गैस, ये जितने भी पदार्थ है, कोयला, पेट्रोलियम, यह लाखों वर्ष साल पुराने जो भी जीव पृथ्वी पर मौजूद थे, धीरे धीरे उनकी मृत्यु हुई, और वह धीरे धीरे पृथ्वी की परतों के नीचे दबते गए, जहां पर प्रबल दाब रहा, प्रबल दाब के कारण इनका निर्माण हुआ। उसी प्रकार कोयले का निर्माण हुआ, और तेल तथा अन्य गैसों का भी निर्माण हुआ। तो यह, और हमने पढ़ा भी था, यह हमारे पास में इनमें कार्बन की मात्रा, भरपूर मात्रा में कोयले एवं पेट्रोलियम में कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। तो ये टॉपिक हम जान भी गए, कोयले एवं पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से होता है। आगे देखते हैं। और अब आते हैं हमारे पास में कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जिनमें हम एक तो एथेनॉल और एक एथेनोइक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको अब नाम से हम सूत्र भी लिखना सीख चुके होंगे। जिसमें एथेनॉल में 2 कार्बन उपस्थित होंगे, C2H5 और OH हमारे पास में एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह है। तो एथेनॉल का सूत्र ये आ गया। इसके भौतिक गुणधर्म के बारे में जानते हैं।
आखिर कौन से भौतिक गुणधर्म इसमें उपस्थित होते हैं? तो एथेनॉल कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो भी हमारे कमरे का तापमान होगा उसमें द्रव अवस्था में यह पाया जाएगा। यह एक अच्छा विलायक है। विलायक मतलब अच्छा घुलनशील, किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेता है। घुलनशील दूसरे पदार्थ को विलायक के रूप में काम आता है। तो हम कह सकते हैं एक अच्छा विलायक है। एथेनॉल पानी से सभी अनुपातों में घुलनशील है और यह पानी जितना भी इसमें पानी डालोगे उतने में यह घुल जाएगा, मतलब सभी अनुपातों में घुलनशील है। इसकी दहनशीलता काफी उच्च है और यह इसकी दहनशीलता जब इसको जलाते हैं तो काफी अच्छी मात्रा में जलता है और उच्च है। यह एक प्रकार का हमारे पास में रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं होता है। वह गंध और जलने वाला स्वाद है। गंध जैसी जली जली बदबू आती है, जली गंध आती है, वैसे ही इसकी गंध आती है और जलने वाला स्वाद देती है। इसके क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक मतलब यह द्रव अवस्था से गैसियस अवस्था में परिवर्तित होता है, उबलता है। कितना है? 351 केल्विन। वैसे गलनांक की बात करें तो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना, तो इसका गलनांक है हमारे पास में 156 केल्विन। 156 केल्विन। और यह उदासीन प्रकृति का होता है, ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, मतलब उदासीन प्रकृति का हमारे पास में एथेनॉल होता है। वैसे ही अब बात कर लेते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में। जैसे ही हम इसका दहन करेंगे, बहुत अच्छा दहनशील पदार्थ है, हम जान भी चुके हैं कि बहुत काफी अच्छी मात्रा में यह जलता है और प्रदूषण रहित भी होता है। दहन एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ जलकर, ऑक्सीजन के साथ में जलते कोई भी पदार्थ जलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जल ही नहीं सकता है। तो एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ जलकर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का प्रदान करेगा, तो दहन हो गया। अब देखते हैं सोडियम के साथ में अभिक्रिया। तो हम सोडियम के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे एथेनॉल की। तो देखते हैं, ये तो ले लिया हमने सोडियम, और दूसरा यह हमारे पास में एथेनॉल आ गया। तो हमारे पास में उत्पाद बना 2CH3CH2ONa। इसको क्या नाम देंगे हम? ONa। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड। एथोक्साइड का निर्माण हो गया। और अन्य उत्पाद क्या बना? हाइड्रोजन गैस। यह क्या है हमारे पास में? हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो गया। उसी प्रकार हम इस अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है इस अभिक्रिया में, तो हम इस अभिक्रिया का उपयोग एथेनॉल की जांच करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की कि हमारे पास में दिया गया पदार्थ एथेनॉल है या नहीं, इसकी जांच इस अभिक्रिया के माध्यम से की जा सकती है, क्योंकि यह अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा, तो उसी प्रकार हम एथेनॉल की जांच कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास में एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। इसी में हम और आज की क्लास तो यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में एथेनॉल के और रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो इस चैप्टर को आप भी खुद रीडिंग मारना। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, विद्यार्थियों तक शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।